हेलो साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सामान्य हिंदी की फटाफट प्रैक्टिस सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत रोज़ शाम 8 बजे सामान्य हिंदी की 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक लाइव श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि रिसेंटली किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर इनके पूछे जाने की हाईली चांसेस है। अतः आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि लाइव सेशन में जुड़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें एवं स्वयं का आकलन करें। यहाँ मैं आप सभी को याद दिला दूँ, इस प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक कुल 5 प्रैक्टिस सेट्स कराए जा चुके हैं। आई होप आप सभी दोस्तों ने इसके पहले के सभी 5 प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर लिए होंगे। यदि आपने नहीं किया तो यह सीरीज़ हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है? अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है जो ये शब्द है अत्याचार, इसमें उपसर्ग क्या है। अगर इसका संधिविच्छेद किया जाएगा तो उसका उपसर्ग क्या आएगा, फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आ, ऑप्शन बी अत, ऑप्शन सी अति या फिर ऑप्शन डी अत्यु। आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर टाइप करना है, अत्याचार का उपसर्ग। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम अत्याचार का संधिविच्छेद करें अत्याचार, तो ये बनता है अति धन आचार। अति धन आचार इक्वल टू होता है अत्याचार, तो इसका उपसर्ग क्या है अति, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? छात्र जब शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो इसको क्या बोलेंगे। आपके ऑप्शन सामने हैं, फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रयत्न का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी अभ्यास का सिद्धांत। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी फटाफट। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंपल है, अनुकरण का सिद्धांत। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? मेंढक का तत्सम रूप क्या है। आपको मेंढक जो है, मेंढक फ्रॉग, इसका तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। तत्सम मतलब होता है शुद्ध, ऐसे शब्द जो संस्कृत से मिलते जुलते हो उसको बोलते हैं तत्सम, और तत्भव मतलब जो देशी शब्द हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप सभी। मेंढक का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है बंदूक, ऑप्शन बी मंडुक, ऑप्शन सी मुष्टि या फिर ऑप्शन डी टर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंडुक। इसको बोलते हैं मेंढक, बाकी बंदूक तो होगा नहीं। मुट्ठी इसका तत्भव होता है मुट्ठी, ये मुट्ठी का तत्सम रूप है। जो मुट्ठी होता है हाथ वाली मुट्ठी, इसका होता है मुष्टि तत्सम। ओके सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी मंडुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऊष्म वर्ण है, आपको बताना है ऊष्म, इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। चलिए आपके ऑप्शन सामने हैं, करेक्ट आंसर आप बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्म वर्ण किसको बोलते हैं? ऊष्म वर्ण, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, आपने सुना होगा, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऊष्म वर्ण या फिर व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए सभी, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श श स ह। ये है ऊष्म व्यंजन, इसको बोलते हैं ऊष्म, ये वाला है ऊष्म। बाकी क्ष त्र ज्ञ स्र, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त, याद रखिए संयुक्त व्यंजन इसको बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन या वर्ण। ये य र ल व, और इसको बोलते हैं अंतस्थ। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अंतस्थ,
अंतस्थ व्यंजन। तो ये हो गया ऊष्म व्यंजन, सेकंड हो गया संयुक्त व्यंजन, और थर्ड वाला जो य अलावा है वो अंतस्थ व्यंजन इसको बोलते हैं। और लास्ट है जो डी है क ख ग घ, इसका ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कंठ से बोले जाते हैं। ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ। ओके, क ख ग घ, इसको बोलते टाइम आप नोटिस करेंगे, आप फील करेंगे जो आवाज़ आ रही है, उच्चारण आ रहा है, उच्चारण वो कंठ से आता है। ओके, सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? त्रिपुरारी किसका पर्यायवाची है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपुरारी आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किसका पर्यायवाची शब्द या फिर किसका दूसरा नाम है, किनको हम त्रिपुरारी भी बोलते हैं, त्रिपुरारी। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान गणेश। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? किसका दूसरा नाम त्रिपुरारी है? त्रिपुरारी नाम से किसको जाना जाता है? कृष्ण को, इंद्र को, शिव को या फिर गणेश को? करेक्ट ऑप्शन बताइए। फटाफट आंसर टाइप कीजिए आप कमेंट सेक्शन में। त्रिपुरारी 2 टर्म होते हैं, आपने नाम सुना, एक त्रिपुरारी है और दूसरा है एक मुरारी। मुरारी और एक त्रिपुरारी। आरी मतलब होता है जो आरी जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आरी, आरी का मतलब होता है शत्रु, आरी। तो त्रिपुरारी किसका है? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भगवान शिव का नाम है, दूसरा नाम त्रिपुरारी, ऑप्शन सी त्रिपुरारी। और हाँ, और मुरारी है जो, ये भगवान कृष्ण का नाम है, कृष्ण का मुरारी, क्योंकि इन्होंने मूरा नाम के राक्षस का वध किया था। मूरा के आरी मतलब मूरा के दुश्मन, इसलिए इनको मुरारी बोलते हैं। भगवान कृष्ण को मुरारी और भगवान शिव को त्रिपुरारी, क्योंकि त्रिपुरों का इन्होंने नाश किया था। ओके, सो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भगवान शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विपुल का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। जो विपुल है इसका विलोम शब्द क्या है? जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा इसका विलोम है? विपुल का मतलब क्या होता है? चलिए पहले आंसर बता दीजिए आप सभी। 4 ऑप्शंस दिए हैं, प्रचुर, उपयुक्त, आधिक्य या फिर स्वल्प। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विपुल का विलोम शब्द बताना है आपको। इसमें से विपुल का विलोम कौन सा है? चलिए फटाफट आंसर टाइप कीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए जल्दी। तो विपुल का मतलब होता है सफिशिएंट, बोलते हैं इंग्लिश में सफिशिएंट मतलब प्रचुर। मतलब ये तो इसका ये पूछ क्या रहा है? विपरीतार्थक विलोम पूछ रहा है, लेकिन प्रचुर क्या हुआ? इसका पर्यायवाची हो गया। उपयुक्त ये होगा नहीं, आधिक्य मतलब अधिकता, ये भी पर्यायवाची होगा। लेकिन स्वल्प, ऑप्शन जो सी है स्वल्प। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वल्प, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। एक मुहावरा दिया हुआ है इसमें, 8 आंसू रोना। इसका मतलब आपको बताना है, इसका अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए अत्यधिक रोना, ऑप्शन बी क्रोध भड़काना, ऑप्शन सी प्रतिकूल हो जाना या फिर ऑप्शन डी बहुत कम रोना। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए आप सभी। 8 आंसू रोना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यधिक रोना। ओके, 8 आंसू रोना मतलब होता है अत्यधिक रोना, बहुत ज़्यादा रोना। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी छाटिए। आपको जो शुद्ध है, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? किसकी वर्तनी शुद्ध है? संग्रहित, उत्तीर्ण, अतिथि, तात्कालिक। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 3 गलत होंगे और चौथा एक ही होगा जिसकी वर्तनी शुद्ध होगा। चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तात्कालिक। ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो संग्रहित है, संग्रहित नहीं संग्रहित होता है, संग्रहित इसकी शुद्ध वर्तनी संग्रहित है। उत्तीर्ण लिखा है, उत्तीर्ण होता है, अपेय मात्रा होती है, उत्तीर्ण, अपेय वाली मात्रा होती है उत्तीर्ण। बाकी अतिथि में क्या गलत है? अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो थॉप पेज वाली मात्रा होती है वो छोटी की होती है, जैसे और थॉप पे जो बड़ी वाली मात्रा दी है, बड़ी नहीं छोटी की मात्रा होती है अतिथि।
और तात्कालिक सही है, बाकी तीन रॉन्ग है। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तात्कालिक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, राम ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। इसमें पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, आपको विशेषण बताना है। जो सेंटेंस दिया है, ये वाक्य दिया है, इसमें कौन सा विशेषण है। राम ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी। ऑप्शन सामने है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, या फिर ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक तो बनता ही है। चलिए करेक्ट आंसर बताइए आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या, आवृत्तिवाचक विशेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्रमवाचक होगा नहीं। क्रम मतलब इसमें अगर दिया हो पहला दूसरा तीसरा ऐसा यूज़ किया हो तो इसको क्रम में बोलते हैं। परिमाणवाचक, अगर कोई नाप तोल की वस्तु, परिमाण की वस्तु 2 मीटर 4 मीटर या फिर 4 किलो कोई चीज़, उसने 4 किलो आलू दिए, तो किलो वगैरह दिया, परिमाण की चीज़ है जो मैग्नीट्यूड अगर मेंशन तो उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अगर जिस सेंटेंस में ऐसे सर्वनाम आए जो स्वयं विशेषण का कार्य करे उनको हम सार्वनामिक विशेषण करते हैं। ओके सो फाइनली इसका ए आंसर सही हो जाए, आवृत्तिवाचक। दिन दूनी रात चौगुनी, दूनी तिगुनी चौगुनी ऐसे वर्ड आए तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो बाएं हाथ से काम करता हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से काम करता है। एक शब्द में इसको बताना है, उसको क्या बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फटाफट इसका आंसर आप सभी बताएं कमेंट सेक्शन में। आपके ऑप्शन सामने हैं, सव्यसाची, सीमातीत, एकाएक या फिर समदर्शी। जो बाएं हाथ से काम करता हो, इट मीन्स जो लेफ्टी हो, उसको क्या बोलेंगे हम शुद्ध हिंदी में। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको बोलते हैं हम सव्यसाची। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सीमातीत, जो सीमा से भी परे हो, सीमातीत, एकाएक, 1+1, समदर्शी, जो सबको एक नज़र से देखे। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सव्यसाची। इसका मतलब होता है जो बाएं हाथ से काम करता हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इसमें समास पूछ रहा है आपको, जलज। जलज में कौन सा समास है आपको बताना है। आपके ऑप्शन सामने हैं, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलज। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फटाफट इसका आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका। सबसे पहले समझते हैं जलज मतलब होता क्या है। जलज मतलब जल, जल में जो जन्मा, जल प्लस ज से होता है जन्मा। जन्मा, जल में कौन जन्मता है, जल में जो जन्मा है वो है कमल। ये पर्यायवाची है एक्चुअली, जलज। कमल का फूल है जो, कमल लोटस, उसका पर्यायवाची है कमल का। तो ऑप्शन ए जो है, ए जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद या फिर अंतिम पद दोनों प्रधान नहीं होते। इसमें कोई प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, जलज, जल में जो है जन्मा, तो इसमें जल प्रथम पद हो गया और ज अंतिम पद हो गया। लेकिन इसमें दोनों में से दोनों कोई प्रधान नहीं है, इसका अलग ही तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा एक चीज़, जलज मतलब तो हो गया आपका कमल। अब जलद एक और शब्द आता है, कमल एक और शब्द आता है जलद, जलद। इसका मतलब क्या होता है, जल को देने वाला, द से होता है देने वाला। कौन, बादल। ये पर्यायवाची है बादल का, ये भी याद रखिएगा आप। जलद, जलद मीन्स होता है बादल, जो पानी दे, जल को दे, उसको बोलते हैं जलद। एनीवेज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। आपके ऑप्शन से पुस्तकों को लाओ,
इतनी देर से आप क्यों आए, इस गांव में घर घर यही दशा है, पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? फटाफट कमेंट सेक्शन में करेक्ट ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, फटाफट आंसर बताइए आपसे। क्वेश्चन नंबर है 12। 12वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये बिल्कुल शुद्ध है। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। बाकी ये है पुस्तकों को लाओ, ऐसे नहीं होता, पुस्तकों को नहीं होता, पुस्तकें लाओ। सिंपली क्या है, पुस्तकें लाओ। इतने देर से आप क्यों आए, ये देर से नहीं होता, देर में होता है। यहाँ पे अगर शुद्ध इसका होता, इतने देर में आप क्यों आए। ओके, बाकी इस गांव में घर घर यही दशा है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, इस गांव में घर घर की यही दशा है, की यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाकी पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ईंट से ईंट बजाना। फिर से मुहावरा आ गया, ईंट से ईंट बजाना। इस मुहावरे का आपको मतलब बताना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाना। चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है दुष्ट के साथ उच्चता का व्यवहार करना। ऑप्शन बी है कड़ा मुकाबला करना। ऑप्शन सी है ईंट का मकान बनाना, या फिर ऑप्शन डी है अनहोनी होना। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ईंट से ईंट बजाना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कड़ा मुकाबला होना। ईंट से ईंट बजाना मतलब होता है कड़ा मुकाबला होना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। फिर से शुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहे हैं। आपके ऑप्शन सामने हैं, अनधिकृत, फिजूल, श्रृंगार या फिर संसारिक। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए फटाफट आंसर बताइए। 3 की वर्तनी अशुद्ध है और 1 जो है ऑप्शन उसकी वर्तनी शुद्ध है, वही आपको चूज करना है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनधिकृत, फिजूल, श्रृंगार या फिर संसारिक। संसारिक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी फिजूल नहीं होता है, इसका शुद्ध फजूल बोलते हैं। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा वर्तनी? फजूल। और श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार होता है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। बाकी संसारिक, संसारिक नहीं होता है, ये सांसारिक होता है, सांसारिक। सांसारिक 100 पे आ की मात्रा होती है, सांसारिक। फाइनली आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनधिकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सी संज्ञा है? अंडरलाइन वर्ड है गंगा, आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन से द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा इसमें कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बताना है, नाउन। करेक्ट ऑप्शन बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक नाम है, यही नदी होती है, अगर नदी तो ये जाति हो जाती, नदियों की जाति। फिलहाल ये गंगा दिया है, गंगा एक नदी का नाम है, एक व्यक्ति है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? निश्चल का संधि विच्छेद आपको बताना है। निश्चल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए देखते हैं कितने दोस्तों का एक करेक्ट होता है। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में आप सभी। निश्चल इसका पर्यायवाची क्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निधन छल। ये कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। आपको बता दूं मैं, संधि 3 टाइप्स की होती है। संधि जो होती है, संधि 3 टाइप्स की। कौन सी? स्वर संधि, स्वर संधि, कौन सी? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि।
तो फाइनली ये कौन सा है, ये वाला है ऑप्शन बी, निधन छल इक्वल टू होता है निश्छल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पुष्कर का पर्यायवाची बताइए। अब पर्यायवाची पूछ रहे हैं पुष्कर, आपके ऑप्शन से तलवार, तालाब, फूल या पर्वत, किसका पर्यायवाची है पुष्कर, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, पुष्कर किसी का नाम होता है, वो किसका पर्यायवाची है, तो ये इस पर्यायवाची है तालाब का। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। ये क्या बोल रहा है, भिन्न युग्म चुनिए, आपको चुनना है जो डिफरेंट हो तीनों में से। तो पहला क्या बोला है, संपन्न विपन्न, इसमें क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द है। ऑप्शन बी में क्या है, सौम्य और उग्र, ये दोनों भी विलोम है एक दूसरे के। तीसरा क्या है, प्राकृतिक नैसर्गिक। चौथा क्या है, स्थावर और जंगम। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप बताइए, पहले करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें से भिन्न युग्म चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब भी होता है नैसर्गिक, दोनों एक सेम है, मतलब समानार्थी शब्द है, ये समानार्थी शब्द है, मतलब ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी। ओके, बाकी तीनों देखिए, बाकी बोल रहा है संपन्न विपन्न है, एक दूसरे के विपरीत हैं, सौम्य उग्र एक दूसरे के विपरीत, स्थावर जंगम, स्थावर मतलब एक जगह जो रहता है, और जंगम मतलब जो घूमता रहता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत का युग्म है, विलोम शब्दों का युग्म है। लेकिन तीसरा जो है ये समानार्थी है, जो कि तीनों से डिफरेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक और नैसर्गिक, राइट। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछ रहा है, श्याम अत्यधिक तेज दौड़ता है। वाक्य क्या दिया है, श्याम है जो अत्यधिक तेज दौड़ता है, इसमें से कौन सा विशेषण होगा, इसमें विशेषण आपको फाइंड आउट करनी है। आपके ऑप्शन से सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। श्याम अत्यधिक तेज दौड़ता है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका आंसर बता दूं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। इसको बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण मतलब होता है विशेषण का भी विशेषण अगर हो, जैसे इसमें दिया है सेंटेंस, जो श्याम अत्यधिक तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, ये विशेषण है, और अत्यधिक क्या है, ये भी एक विशेषण है। मतलब विशेषण दो अगर विशेषण यूज़ किए गए हैं उसको बोलते हैं प्रविशेषण। सो फाइनली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 20। आपको बतानी है पावन शब्द का संधि विच्छेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आप टाइप कीजिए। आपके ऑप्शन सामने हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में आप बताइए। पावन इसका संधि विच्छेद क्या बताइए, और इसमें संधि भी बतानी है, इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए। आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ओके, चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा पौधन अन। इसमें कौन सी संधि है, इसमें संधि है अयादि संधि। अयादि संधि इसको बोलते हैं। अयादि संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। स्वर संधि 5 टाइप्स की होती हैं। स्वर संधि कितने टाइप्स की होती हैं, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि 5वां। चलिए एक होमवर्क देता हूँ आपको बताना है पवन शब्द का संधि विच्छेद। पवन, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका संधि विच्छेद आप टाइप करिएगा। और ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।